गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है जेतृ सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे। ठीक है। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जेतृ सिंह एक बहुत ही मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण शासक रहा है, तो उसके उत्तराधिकारी भी क्या उसी की तरह योग्य थे और उन्होंने मेवाड़ की ख्याति को उसी अनुरूप बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। और क्योंकि गोहिल वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं उनमें जेतृ सिंह एक अपने अलग स्थान रखता है, तो उसके उत्तराधिकारी भी क्या उसी की तरह योग्य थे या नहीं थे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और वो कौन कौन रहे हैं। तो इन जेतृ सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे पहला जो नाम है वह है तेज सिंह। जेतृ सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह उसका उत्तराधिकारी बना और उसने अपने आप को योग्य पुत्र सिद्ध कर दिखाया। तेज सिंह के शासन का समय तय करना थोड़ा दुष्कर कार्य है। उसके समय का अंतिम शिलालेख विक्रम संवत 1324 ईस्वी यानी कि 1267 ईस्वी का मिला है और उसके उत्तराधिकारी समर सिंह का प्रथम शिलालेख विक्रम संवत 1330 ईस्वी यानी 1273 ईस्वी का है। अर्थात तेज सिंह के शासन का अंत 1267 से 1273 ईस्वी के मध्य ही हुआ होगा, परंतु यह लंबी अवधि है। साक्ष्यों के अभाव में निश्चित तिथि तय करना संभव नहीं है। तेज सिंह को सिंहासन पर बैठते ही धोलका के राजा वीर धवल के आक्रमण का सामना करना पड़ा। यह वही वीर धवल है जिसने कि 1243 ईस्वी के आसपास त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीन लिया था और अब अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मेवाड़ की ओर बढ़ना चाहता था। जेतृ सिंह ने उसके साथ संधि न करके उसको असंतुष्ट कर दिया था। अब जेतृ सिंह की मृत्यु होते ही वह मेवाड़ पर चढ़ आया। बघेल सेनाओं ने मेवाड़ के कई इलाकों में लूटमार तथा हत्याएं की, परंतु जेतृ सिंह उनका सामना करता रहा। अंत में गुजरात की सेना को बिना किसी प्रादेशिक लाभ के वापस जाना पड़ा, परंतु बघेलों के इस आक्रमण से मेवाड़ राज्य को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी। जेतृ सिंह की भांति तेज सिंह को भी तुर्कों से भी संघर्ष करना पड़ा। राजस्थानी और मुस्लिम दोनों ही साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1253-54 ईस्वी में बलबन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उसे असफल होकर वापस लौटना पड़ा। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जेतृ सिंह 1253 ईस्वी तक जीवित रहा होगा और उसके अंतिम दिनों तथा तेज सिंह के शासन के प्रारंभ में ही बलबन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया होगा। बलबन ने केवल एक बार ही मेवाड़ पर आक्रमण किया था और पिछले पृष्ठों में, और जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी, जेतृ सिंह के शासनकाल में केवल बलबन को वापस लौटना पड़ा था। तेज सिंह भी कला और साहित्य का आश्रयदाता था। उसके समय में भी कई मंदिरों तथा भवनों का निर्माण हुआ। अपने पिता की भांति उसने भी योग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं समर सिंह की। तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। चूँकि तेज सिंह की मृत्यु का समय अनिश्चित है, इसलिए इसका भी शासनकाल समर सिंह का तय करना थोड़ा मुश्किल है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आबू शिलालेख, चिरवा के लेख तथा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर उसे अपने समय का समर सिंह को अपने समय का एक शक्ति संपन्न शासक माना जा सकता है। उसे भी दिल्ली सल्तनत की सेना से लोहा लेना जरूर पड़ा था, क्योंकि 1299 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। उलुग खां उस समय सिंध में था। सिंध से अपनी यात्रा के दौरान उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया और उसके बाद चित्तौड़ के निकट नुसरत खान की सेना से जा मिला। नुसरत खान दिल्ली से चलकर पहले ही वहां पहुंच गया था। दोनों की संयुक्त सेनाएं चित्तौड़ क्षेत्र से आगे बढ़ी और बनास नदी को पार कर मडोसा के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ गई। कानातोड़े प्रबंध का लेखक इस घटना की पुष्टि करता है। जैन ग्रंथ तीर्थकल्प तथा रनकपुर मंदिर का शिलालेख यह जानकारी देते हैं कि गोहिल नरेश समर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन को परास्त कर चित्तौड़ की रक्षा की। तीर्थकल्प ने लिखा है कि समर सिंह ने मुस्लिम सेनानायकों से दंड लेकर आगे बढ़ने दिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि समर सिंह की सीमा से निकलने के कारण मेवाड़ को इस सैनिक प्रस्थान से हानि की संभावना थी, अतः उसने दंड लेकर आगे बढ़ने दिया।
समर सिंह ने समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया और अवसर की आवश्यकता को समझकर मेलजोल की नीति भी अपना ली। इस प्रकार का विवरण अतिशक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि चूंकि उलुग खां और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण के लिए भेजा गया था, इसलिए शायद उन्होंने समर सिंह से संघर्ष मोल लेना उचित न समझा हो और मेवाड़ को अधिक शक्ति पहुँचाए बिना आगे बढ़ गए हो। परंतु प्रशस्तिकारों एवं कवियों ने इस सामान्य घटना को अतिरंजित करके समर सिंह को अनावश्यक सम्मान दे डाला। इसके बाद समर सिंह को दिल्ली सल्तनत के आक्रमण का सामना नहीं करने पड़ा। चिरवे के शिलालेख में उसे शत्रु का संहार करने में सिंह के सदृश और रतन सूर कहा है। इससे यही अनुमान लगाना उचित होगा कि उसे अपने राज्य में अपने सामंतों तथा अधिकारियों का अनुशासन में रखा। उसने किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया। उसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांत रहा। शिलालेखों तथा साहित्यिक रचनाओं में यह जानकारी उपलब्ध होती है कि उसने सभी धर्मों तथा संप्रदायों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। उसने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। उसके समय में पदम सिंह, केल सिंह, कल्हन, करम सिंह जैसे शिल्पकार और रत्न प्रभु सूरी, पाशचंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा और शुभचंद्र जैसे विद्वान थे। अब बात करते हैं हम लोग रतन सिंह, जो इसका समयकाल बहुत ही कम है, 1302 से 1303 ईस्वी। रावल समर सिंह के बाद 1302 ईस्वी में उसका पुत्र रतन सिंह गोइलों के सिंहासन पर बैठा। एक वर्ष बाद ही राज्य को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन ने मेवाड़ की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस उद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इस संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी घोर साम्राज्यवादी था। उसने भारत के सुदूर प्रांतों में अपनी सेनाओं को भेजकर शानदार सफलता प्राप्त की थी। उस समय मेवाड़ की नवोदित शक्ति के विकास के साथ साथ मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार भी होता जा रहा था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के सैनिक अभियान भी गोइलों की शक्ति को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाए थे, जिससे मेवाड़ी सैनिकों का आत्मविश्वास और साहस बढ़ गया था। अलाउद्दीन जैसा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ दुर्ग की भौगोलिक और सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत को जाने वाला मुख्य मार्ग इसी के पास से होकर गुजरता था। मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत को अपने राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत रखने वाले किसी भी दिल्ली सुल्तान के लिए चित्तौड़ को अपने अधिकार में रखना जरूरी था, ताकि उसकी सेनाओं को किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। इसके अलावा चित्तौड़ का दुर्ग अपनी सुदृढ़ता और अभेद्यता के लिए विख्यात था, जो अलाउद्दीन के लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। कुछ इतिहासकार के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की विख्यात सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा रखता था और उसे प्राप्त करने के लिए ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक कवि ने 1540 ईस्वी के आसपास पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की आकांक्षा बतलाया गया है। जायसी की इस कहानी को कई परवर्ती मुस्लिम इतिहासकारों ने तथा राजपूतों के चारण भाटों ने भी मूल रूप से स्वीकार कर लिया। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसे सत्य घटना मान लिया, किंतु डॉक्टर ओझा, डॉक्टर के.एस. लाल तथा अन्य बहुत से इतिहासकार जायसी की पद्मिनी कथा को स्वीकार नहीं करते और उसे अविश्वसनीय मानते हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार पद्मावत में बहुत सी बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित खड़ी की गई हैं। डॉक्टर के.एस. लाल ने जायसी की कथा को अविश्वसनीय मानने के अनेक ठोस कारणों का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रमुख कारण तो बताया कि जायसी ने अलाउद्दीन की मृत्यु के 224 वर्ष बाद पद्मावत लिखा और इसके पूर्व किसी भी फारसी अथवा राजस्थानी वृत्तांतकार ने पद्मिनी के संबंध में कुछ नहीं लिखा। अमीर खुसरो तो स्वयं इस अभियान में सुल्तान के साथ था, उसने भी ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है। डॉक्टर लाल ने लिखा है कि जायसी की इस कथा ने, जिसमें प्रेम, क्रीड़ा, साहस और विषाद सुंदरता से संजोए गए हैं, शीघ्र ही जनसाधारण के मस्तिष्क में स्थान कर लिया और यहाँ वहाँ हर जगह पद्मिनी की कथा कही और दोहराई जाने लगी। फारसी इतिहासकारों ने कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई भेद करने
कि अधिक चिंता नहीं करेगी और कभी इसे सच्चा इतिहास मान लिया। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 1969 ईस्वी में आयोजित राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पद्मिनी की कथा ऐतिहासिक सत्य है। रणथंभौर की विजय के बाद सुल्तान अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। अमीर खुसरो के द्वारा हमें इस आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। वह लिखता है कि सुल्तान ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को ससैन्य दिल्ली से प्रस्थान किया तथा चित्तौड़ के समीप पहुंचने पर गंभीरी और बेडच नदी के मध्य शाही शिविर स्थापित करने के आदेश दिए। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया और दोनों दिशाओं से दुर्ग घेरने का काम शुरू किया। सुल्तान ने स्वयं अपना शिविर चित्तौड़ी नामक टेकरी पर लगाया, जहां से वह घेराबंदी के कार्य का निरीक्षण करता था। सुल्तान की सेना ने दुर्ग पर भीषण आक्रमण कर दिया। राणा रतन सिंह ने अपने सरदारों और सैनिकों के साथ शाही सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। यद्यपि सुल्तान ने किले की दीवारों पर प्रक्षेपात फेंकने वाले यंत्रों से भारी पत्थर फेंकवाए, फिर भी किले को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। चित्तौड़ दुर्ग का घेरा लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन जब राजपूतों को चारों ओर सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लगे और शत्रु से बचने तथा दुर्ग की रक्षा की आशा न रही, तब उन्होंने अपने स्त्रियों को अस्तित्व बचाने के लिए जौहर रचाया और राजपूती परंपरा का पालन करते हुए राजपूत महिलाओं और बच्चों को दहकती हुई अग्नि में अर्पण कर दिया गया। इसके बाद राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर किले के फाटक खोल दिए और मुस्लिम सेना पर टूट पड़े तथा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को शाही सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दूसरे दिन क्रुद्ध सुल्तान ने चित्तौड़ की आम जनता का कत्लेआम का आदेश दिया। ऐसा अनुमान है कि लगभग 30,000 निर्दोष एवं असहाय लोगों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ ही दुर्ग के भव्य सुल्तान मंदिरों तथा भवनों को भी नष्ट कर दिया गया। मुस्लिम सैनिकों ने जी भरकर लूट खसोट किए। सुल्तान कुछ दिन चित्तौड़ में रहकर वापस दिल्ली लौट गया। जाने से पूर्व उसने चित्तौड़ का दुर्ग और मेवाड़ राज्य को अपने बड़े पुत्र खिजर खां को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ नरेश रतन सिंह के अंत के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, परंतु जैसा कि नैन्सी ने लिखा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ होगा। खिजर खां कुछ वर्षों तक चित्तौड़ में रहा, लेकिन गुइल वंश की एक छोटी शाखा सिसोद के सामंत ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अतः अलाउद्दीन ने खिजर खां को वापस बुला लिया और चित्तौड़ का दुर्ग और मेवाड़ का राज्य जालोर के चौहान शासक कानादड़ी के भाई मालदेव, जो सुल्तान की सेवा में था, को सौंप दिया। परंतु मेवाड़ के स्वाभिमानी राजपूतों को यह पसंद नहीं आया और वे अपने सीमित साधनों के उपरांत भी मालदेव को परेशान करते रहे। सिसोदा के सामंत हमीर ने, जिसके दादा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी के दौरान वीरगति को प्राप्त होता, सबसे अधिक परेशान कर रखा था। तो इससे हमको यह पता चलता है कि रतन सिंह के साथ ही गुइल वंश का एक तरह से अंत हो गया था।